वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। और हम कर रहे हैं 2021 का मैथ का सैम्पल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन। और इस सेक्शन की बात करें तो ये हमारा सेक्शन 3 है। इस सेक्शन में क्वेश्चन जो हैं आपके 19 से लेकर 28 तक 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो इसमें कवर होंगे। और बाकी जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं सेक्शन 1 और 2 के, वो मैंने उसकी वीडियो बनाकर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। सेक्शन 2 में ख़ास तौर पर जो नए पैटर्न के केस स्टडी के क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उस वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। इसका लिंक मैं आई बटन के ऊपर यहाँ पर दे दूँगा और आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। तो हम जैसा कि हम सारा सोल्यूशन बता रहे हैं, तो इसमें हम सभी 10 क्वेश्चन के आज आपको सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। तो लेट स्टार्ट। देखिए, ये 19 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, और ये आपका डोमेन की वैल्यू है। ठीक है, इसमें ज़्यादा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको देखना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं एक एक कर क्वेश्चन। तो ये आपका 19 क्वेश्चन रहा। लेट स्टार्ट। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, दिस इज योर 19 क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन इज tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो हमारी जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम इसमें भी tan इनवर्स यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को तो हमें यूज़ नहीं करना, यहाँ हमें कुछ यूज़ करना होगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो आप जानते हैं cos 2 थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इस तरह से लिखा जा सकता है। इसी तरह से ये जो वैल्यू है, इसको हम 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये तो 1 हो जाएगा। और साइन एक्स को हम लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये हम करते हैं अगर इस तरह से, तो लेट्स सी व्हाट हैपन, देन इट बिकम tan इनवर्स। और ये जो वैल्यू है इसको हम इस तरह लिख देंगे cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना देंगे। दिस इज cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ओके, और नीचे आप देखेंगे तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो टर्म है बिल्कुल सेम, ये माइनस वाली टर्म सेम है, तो इस एक टर्म को यहाँ से हम, इसकी पावर एक कम हो जाएगी, एंड देन दिस बिकम tan इनवर्स, और ये cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और नीचे तो ये इसको हम यहाँ लिख देंगे cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, सॉरी प्लस है, एंड दिस इज बिकम, एक टर्म ये भी रह जाएगी आपकी cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब देखिए, यहाँ पर अगर 10 है इन्वर्स का, तो मुझे किसी तरह से यहाँ पर भी इसको 10 में कन्वर्ट करना है, तभी वो आगे सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अगर मैं cos एक्स बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूँ, तो इसको डिवाइड करूँगा तो ये तो हो जाएगा 1, और यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा tan एक्स बाई 2, एंड दिस बिकम अगेन, दिस बिकम 1, एंड दिस बिकम tan एक्स बाई 2। यहाँ हमने क्या किया, डिवाइडेड बाई cos एक्स बाई 2। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, दिस इज प्लस एज इट इज़ tan एक्स बाई 2, और नीचे भी 1 को इस तरह से लिखा जा सकता है tan पाई बाई 4 माइनस tan एक्स बाई 2। अब ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, दिस कैन बी रिटर्न एज, देखिए 10 बन जाएगा अभी,
ये जाएगा 10a प्लस बी, तो वो 10a प्लस बी 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 10a माइनस 10b होता है। तो ये हो जाएगा उस तरीके से π/4 माइनस x/2। तो ये 10 इनवर्स 10, ठीक है। अगर ये डोमेन में लाई कर रहा है तो इसकी वैल्यू सिंपली हो जाएगी π/4 माइनस x/2। तो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 19। यस, दिस इज योर प्लस आएगा यहाँ पर, तो दिस इज प्लस। ओके ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट a² इज 2a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमें यहाँ बतानी है, और इसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको और भी मिलती रहें। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं हमारा जो वैल्यू है, जो हमें, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है, यहाँ पर a² इज इक्वल टू 2a दिया हुआ, और ये 3/3 मैट्रिक्स है, और हमें डिटर्मिनेंट a निकालना है। दैट इज a² इज इक्वल टू 2a। ओके, एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसको। अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ इसका डिटर्मिनेंट लें, इस वैल्यू का डिटर्मिनेंट लें, तो इसको हम ले सकते हैं a² का डिटर्मिनेंट, और यहाँ हो जाएगा 2a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखिए अगर ये स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ a.a का डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब ये a जो है वो 3/3 मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा 2⁻³ और ये डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा, ठीक। और दूसरा देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है 2, है ना, और a है, इस तरह से मान लीजिए, तो हम इसको 2⁻n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख सकते हैं। ये n क्या है? n इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पर जैसे हमारे पास ऑर्डर 3 है तो n की पावर 3 हो गई। अगर ये मैट्रिक्स a 2/2 मैट्रिक्स होती तो ये 2 होता, 4/4 होती तो ये 4 होता, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और होती है जिसके अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, दैट इज़ 8 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। हमने ये क्या क्यों लिया? क्योंकि हम ये भी जानते हैं अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का आप डिटर्मिनेंट लें तो दैट्स बिकम द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। तो अब इसको अगर आप यहाँ क्रॉस कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको कभी भी नहीं काटना चाहिए। तो आप क्या करें, हम इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 8 डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप कॉमन ले लें, ठीक है। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही करें, इस तरह से चीज़ों को ना काटें। तो इक्वल टू 0, अब यहाँ से आपको देखिए दो वैल्यू मिलेंगी। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 8 हो सकता है। तो इस पार्ट का ये आपका आंसर होगा, डिटर्मिनेंट की ये वैल्यूज हो गई। अब देखिए और है, इसी में दिया हुआ है आपके पास एक डिटर्मिनेंट है यहाँ पर a इज इक्वल टू, यहाँ इसको लिख लेते हैं, दिस इज योर और पार्ट ऑफ दिस, एंड हेयर द गिवन अ मैट्रिक्स a। ये मैट्रिक्स a आपको दी हुई है 3, 1, -1 एंड 2, ये दिया हुआ है, और हमको शो करना है इसमें, वी हैव टू शो दैट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वेशन इज a² माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ये हमें शो करना है, और उसके बाद हमें a इनवर्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। हमें शो करना है कि ये इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो शो करने के लिए क्या होगा, हमारे पास a अगर दिया हुआ है तो हम इस इक्वेशन में इस a की वैल्यू को डाल देंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हम a² निकाल लेते हैं, पहले टर्म्स ईजिली निकाल लें ताकि आसान हो जाए। तो a² का मतलब क्या हुआ, इन दोनों मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है उस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 1, -1, 2। तो क्या है तरीका आप जानते ही हैं, इस तरह से आप जाएंगे इसको और डाउन, ठीक है, इस तरह से आप लगा लें, ईजी होता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 9 हो गया, देन 1 × -1 तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 × 1 3, देन 1 × 2
दैट इज़ +2। इस तरीके से नीचे वाली रो आ जाएगी -1 इंटू 3 दैट इज़ -3 एंड 2 एंड दिस इज -2। नाउ -1 and 1 दैट इज़ -1 एंड 2 and 2 दैट इज़ +4। तो ए स्क्वायर यहाँ से ये इजीली आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 8, this become 5, this become -5 and this become 3। दिस इज योर ए स्क्वायर। अब हमें इस इक्वेशन में चाहिए 5a। तो 5a में क्या करेंगे हम 5 में अब क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो इसको सबसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, दिस इज़ 5, दिस इज़ -5 एंड दिस बिकम 10। ये होगी। और दूसरी हमारे पास 7i, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो ये जाएगा 7 0 0 एंड 7 क्योंकि 1 होता है यहाँ पर तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 7 इस तरह से हो जाएगा। अब हमें आगे इक्वेशन को लिखेंगे और देखेंगे क्या ये 0 आती है या नहीं। चलिए, तो हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज़ इक्वल टू a² - 5a + 7i। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमारे पास a² की वैल्यू ये है दैट इज़ 8, 5 -5 3 देन -5a, 5a ऑलरेडी हम निकाल लिया हमें, ये आपका 15 और सॉरी 5 -5 एंड 10 और उसके बाद +7i, तो 7i में हो जाएगा 7 0 0 7। अब सारी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम जोड़ सकते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू 8 + 15 एंड दिस इज सॉरी माइनस है तो यहाँ पर जो होगा वो क्या आएगा माइनस एंड दिस इज़ +7। उसके बाद ये हो जाएगा 5, दिस इज़ -5 एंड +0 देन दिस बिकम -5, दिस बिकम minus +5 and this is here 0 and this term is 3 then -10 then +7। तो आप देख सकते हैं सभी टर्म को अगर आप ऐड करते हैं तो ये -15 और +15 तो ये हो गया आपका 0। इस तरीके से ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, तो दैट इज़ ऑल टुगेदर इट्स बिकम 0। तो ये तो आपकी चीज़ जो हमें प्रूफ करनी थी वो प्रूव हो गई। अब हमें वैल्यू निकालनी है ए इनवर्स की, तो वो निकालते हैं। तो हम एक चीज़ तो प्रूव कर चुके हैं ए इनवर्स के निकालने से पहले कि हमारे पास इक्वेशन जो a² - 5a + 7i ये क्या है इक्वल टू 0 है। हम क्या करते हैं बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे इसको दैट इज़ a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका a, दिस बिकम 5i, दिस बिकम 7a इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको करेंगे तो जाएगा a इनवर्स, इधर हो जाएगा 5i - a, दिस इज 7। ओके, तो a इनवर्स हो जाएगा 1/7 5i - a। तो इसको कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा 1/7 को एज इट इज रखें। 5i क्या होगा 5i हो जाएगा 5005 ये होगा। और यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स जो गिवन थी एंड दैट मैट्रिक्स इज 3 1 -1 एंड 2, दिस बिकम 1/7। और अब ये हो जाएगा 5 - 3, दिस इज 0 -1, दिस इज 0 -+1, दिस इज 5 - 2। सो दैट इज बिकम ए इनवर्स। फाइनली आंसर आ जाएगा 1/7, this become 2, this is -1 +1 and this is 3। So this is the answer of this is second part of this question. Now move to the question number 21. Now in this question it is asked find the values of k so that the following function is continuous at x is equal to 0। तो फंक्शन दिया होगा और x इक्वल टू 0 पर वो कॉन्टिन्यूस है, उसके लिए k की क्या वैल्यूज है हमें ये बतानी है। एंड द फंक्शन इज गिवन this is fx is equal to 1 minus cos kx divided by x sin x when x is not equal to 0 and when x is equal to 0 the value of the function is 1/2। ओके, तो ये हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले हम यहाँ फंक्शन लिख लेते हैं एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड द फंक्शन इज गिवन एज fx is equal to
ये आपका 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये फंक्शन कब है, व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड इसकी वैल्यू जो है वो है हाफ, है ना, इफ़ वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें निकालनी है ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा तो के की क्या वैल्यू होंगी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं फॉर कंटिन्यूस फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें इन दोनों लिमिट्स को बराबर करते हुए चलेंगे और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। सो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर कि फॉर कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट किसी भी पॉइंट पर, है ना, एट ज़ीरो, हम यहाँ पर ज़ीरो पर निकाल लें, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इस ज़ीरो के लिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और ये जो है दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना, यानी ज़ीरो पर जो वैल्यू है वो आनी चाहिए और वो कैसी वैल्यू होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। तो इस कंडीशन को लेके चलेंगे हम। हमें यहाँ पता है कि f0 यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना, x0 पर कितनी है, हाफ है। तो ये तो हमें पता है, इसकी वैल्यू हाफ आ गई। ओके, अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें या राइट हैंड लिमिट निकालें वो कॉमन वैल्यू आएगी क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो हम सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट, इसको ऐसे ना लिखते हुए जो इसी कंडीशन को लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, ये पॉइंट है सी, सी पॉइंट क्या है हमारा, 0 पॉइंट है। तो ये हमारी कंडीशन अल्टीमेटली है इसको कैलकुलेट करने के लिए। और हमने f0 ही निकाल लिया है, हाफ। अब हम बाकी वैल्यू निकालेंगे। तो इस वैल्यू को कैसे निकालते हैं, देखिए, लिमिट x टेंड्स टू हियर 0 एंड दिस इज fx। ठीक है, यही कहिए लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर यहाँ हम लिखें इसकी वैल्यू को 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स। अगर इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये 0 0 फॉर्म आ जाएगी, 0 0 फॉर्म। तो जिस वजह से 0 0 फॉर्म बन रही है उस फैक्टर को हमें एलिमिनेट करना होगा, यानी इसको हमें क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि 0 0 फॉर्म ना रहे। ठीक है, तो वो क्या किया जाए, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो वही रूल लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए, इसको मैं रूल से लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा। ठीक है, तो डिवाइड करते थे उसको 2 से, तो 2 थीटा एक्स रह जाता था, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो के रहेगा एज इट इज़, के एक्स बाई 2 आ जाएगा। तो ये फंक्शन इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहाँ सिर्फ 11th की ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो रहा है, एंड डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स, सिर्फ ये कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हमें एक वैल्यू मालूम है कि साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, अगर मैं इसको नीचे के एक्स बाई 2, अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मुझे नीचे अगर डिवाइड किया है तो ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर के एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ये मेरे को 1 हो जाएगी क्योंकि मैं जानता हूँ, हाँ, लिमिट से कि इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा, बाकी अभी यहाँ ये रह गया है तो इसको नीचे लिख देंगे यहाँ पर एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर पाए हम, कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये 2 यहाँ ऐसे ही है, इसको 2 का एज इट इज रहने देते हैं। ये हो जाएगा साइन के एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई के एक्स बाई 2, इसका आप होल स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी के स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 अपॉन एक्स साइन एक्स। ये एक एक्स तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ चीज़ें बाहर आ जाएंगी, वो क्या हो जाएगी, के स्क्वायर बाई 2 बाहर आ जाएगा। लिमिट अप्लाई कर देंगे एक्स टेंड्स टू 0, साइन के एक्स डिवाइडेड बाई 2
डिवाइड बाई के एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका x यहाँ बचा हुआ है तो x अपॉन साइन एक्स, ये हो गया। अब देखिए x अपॉन साइन एक्स हो या साइन एक्स अपॉन एक्स हो, और यहाँ पर x होना जरूरी नहीं है, x की जगह कुछ भी वैल्यू होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। जैसे ये वैल्यू है यहाँ पर सेम है तो ये दोनों वैल्यू 1 हो जाएंगी, ठीक है ना। तो लिमिट यहाँ अप्लाई हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, यहाँ लिमिट अप्लाई हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू रह जाएगी सिंपली के स्क्वायर बाई टू। ओके, सो हम अब यहाँ पर जो वैल्यू आ गई इसकी आ गई, तो यहाँ लिख सकते हैं हम। देखिए इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई के स्क्वायर बाई टू, और F0 जो है ना, F0 हमारे पास कितना है, F0 के बराबर होनी चाहिए, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ±1। तो ये जो है पॉसिबल वैल्यूज़ हैं के की फॉर दिस फंक्शन टू बी continuous at x is equal to 0. Now see the next question, question number 22। इसको पहले पढ़ लेते हैं। Find the equation of the normal to the curve। ये आपका कर्व दिया हुआ है और हमें इसका नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी इस कर्व के नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी फॉर x इज इक्वल टू 0, है ना। एंड दैट नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो ये लाइन दी हुई है, एक कर्व दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम फील करें, थोड़ा इसको समझ लें पहले कि क्वेश्चन है क्या। तो इसको मैं पहले आपको समझा देता हूँ, थोड़ा विजुलाइज कर लें इस क्वेश्चन को। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है यहाँ पर, दिस इज योर कर्व, एंड द कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, और यहाँ पर एक आपको दी हुई है लाइन, एंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मल टू दिस कर्व इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस कर्व का नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो क्या है सिचुएशन, देखिए अगर मैं इसको समझाऊँ, इस कर्व को मैं बना लेता हूँ समझाने के लिए। कोई ऐसे ही एक मान लीजिए कर्व हो गया आपका, एंड दिस कर्व इज y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, ठीक। अब इस पर नॉर्मल की बात हो रही है, इसका जो नॉर्मल है, तो मान लीजिए कोई पॉइंट चूज़ कर लेते हैं। ये एक पॉइंट है आपका, समझ लीजिए, जहाँ पर हम नॉर्मल की बात करेंगे। तो नॉर्मल कैसे होगा, नॉर्मल का मतलब क्या होगा, कर्व का नॉर्मल का मतलब होता है कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगी, अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ यहाँ पर, तो उस टेंजेंट के नॉर्मल होगा ये। तो ये आपका होगी टेंजेंट, ठीक है, और ये आपका हो गया नॉर्मल। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि इस कर्व का जो नॉर्मल है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या होगी, ये लाइन होगी, यानी इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर ये लाइन होगी। तो मान लीजिए लाइन यहाँ से पास होती है, सपोज दिस इज योर लाइन, ठीक है। अब ये हमारी है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, ये सिचुएशन है। हमें क्या करनी है, हमें इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें इसका स्लोप मालूम होना चाहिए और कोई एक पॉइंट मालूम होना चाहिए। मान लीजिए ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये कर्व को जो टच कर रहा है और कर्व को सेटिस्फाई करेगा, ये XY पॉइंट है। अब इस सिचुएशन ये है आपकी, ठीक है। अब हमारे पास ये जो कर्व है इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। इसका स्लोप मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा वो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मैं ऐसे लिखता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका dy/dx। तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x²। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूँ इसका, और इसका टेंजेंट का स्लोप सेम ही होगा, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3 माइनस 4 dy/dx इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो ये दोनों सेम है क्योंकि इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम ही होगा, यानी 1 माइनस, यानी हम इसको ऐसे लिख देते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, यानी 1 माइनस 1/x² इज इक्वल टू 3/4। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/x², दैट इज़ 1 माइनस 3/4, दैट इज इक्वल टू 1/4। तो x की वैल्यू क्या होगी, x² इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिलती हैं, एक प्लस और एक -2। लेकिन क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन था आपका, ओके,
द क्वेश्चन इज दिस, है ना। तो फॉर x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 0, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू क्या है, ये प्लस बी माइनस बी, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू 2। तो x की वैल्यू ये आ गई आपकी, ठीक है। अब हमारा क्या मिल गया, ये पॉइंट मिल गया है वाला। हमें y भी चाहिए, तो हम y निकाल सकते हैं। हमारे पास जो रिलेशन है, वी नो दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1/2, दैट इज 2 प्लस 1/2, तो यहाँ पर x है, 2 प्लस 1/2, दिस इज बिकम 5/2। तो y की वैल्यू आ गई 5/2। तो एक पॉइंट हमारे पास मिल गया जहाँ हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं, यानी पॉइंट हमारे पास है। क्या हमारे पास नॉर्मल की स्लोप है, तो जो टेंजेंट का स्लोप अगर हमारे पास है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी हम निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, वो होता है -1/dy/dx। तो जाएगा माइनस, हमने निकाला ही है, dy/dx कितना है हमारा 3/4, तो दिस इज 3/4, तो जाएगा -4/3। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, उसके लिए हमारे पास पॉइंट भी है, पॉइंट हमारा 2 एंड 5/2, एंड स्लोप है हमारा यही -4/3। तो हो जाएगा y माइनस y1 यानी पॉइंट हमारा, दिस इज 5/2 इंटू इज इक्वल टू स्लोप यानी 4/3 एंड x माइनस x1 एंड x1 इज द पॉइंट 2, ठीक है। इसको हम सिर्फ सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका 2y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज -4/3 x माइनस 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। सो दिस बिकम 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 6y माइनस 15 एंड दिस बिकम -8x, और ये हो जाएगा प्लस 16। ओके, सो दिस बिकम 8x प्लस 6y, और यहाँ पर इधर आ जाएगा आपका 31। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नाउ 23। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बता दूं। हमारी जो अपनी इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन है इनहैंस एजुकेशन, वो आपको प्ले स्टोर पर और iOS पर मिल जाएगी, और मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक अवेलेबल होता है। आपको फ़ायदा से ये होगा कि आपको काफ़ी कुछ बहुत ही प्रीमियम कोर्सेज जो हैं, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टीचर्स के बनाए हुए, और आजकल जो नए लेटेस्ट कोडिंग कोर्सेज जो हैं फॉर किड्स 6 to 12th क्लास के लिए अवेलेबल हैं। तो आप जाएं, उसको एक्सप्लोर करें, और बहुत ही सभी कोर्सेज के सैंपल अवेलेबल हैं, उसको देखें। और वहाँ पर आजकल प्राइजेस भी चल रहे हैं, क्विज प्राइजेस चल रहे हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको उसमें और भी फ़ायदा होगा। चलिए, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, दिस इज जो क्वेश्चन नंबर 23, इसमें इंटीग्रेशन है, और इसको हमें इंटीग्रेशन को निकालना है। दोनों ही हैं, इसके दो पार्ट हैं, और एक एक करके हम दोनों को करते हैं। देखिए, पहला जो इंटीग्रेशन है वो क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन इज, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22, एंड दिस इंटीग्रेशन इज 1 माइनस, sorry, this is 1 upon cos square x ब्रैकेट 1 माइनस 10x dx। तो ये पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ इट। चलिए देखिए, इसको क्या करें, किस तरह से हम इसको स्टार्ट करें। अगर हम कोई फंक्शन देखें जिसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हो, तो ऐसा नहीं है, ये cos स्क्वायर एक्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस बिकम sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x एंड द होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, हम इसको पुट कर देते हैं, पुट 1 माइनस 10x एज t। ओके, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एंड दिस बिकम माइनस, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, यानी यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा माइनस dt, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम वैल्यू पुट करें तो हमारा जो इंटीग्रेशन है, सपोज दिस इज इंटीग्रेशन i,
ओके, सो आवर इंटीग्रेशन आई देन बिकम, देखिए यहाँ पर ये वाला है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली होगी माइनस डी टी, और ये हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था इसको टी, तो हो जाएगा टी स्क्वायर। ओके, सो इसको मैं वैसे लिख सकता हूँ माइनस टी की पावर माइनस टू डी टी, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, अगर हम इंटीग्रेशन यहाँ सीधा अप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस टी रेज टू द पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो दिस बिकम माइनस माइनस यहाँ खत्म हो जाएगा, दिस सिंपली बिकम वन अपॉन टी प्लस सी। तो टी के टर्म में लिखेंगे, हम एक्स के टर्म में लिखेंगे, तो जाएगा वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। ओके, इस तरह से हो गया। अब एक और इसका और में पार्ट दिया हुआ है, तो वो इंटीग्रेशन क्या है वो हम देख लेते हैं, इसको करते हैं फिर। तो ये हमारा जो पार्ट है इसमें, दिस इज योर इवेलुएट इंटीग्रेशन हमारा 0 to 1 x 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स, इसको हमें वैल्यू को निकालना है। चलिए, तो उसका क्या तरीका हो सकता है, क्या हम इसको एक्सपेंड करेंगे? इसको एक्सपेंड करेंगे तो बहुत ही लंबा एक क्वेश्चन हो जाएगा, या अप्रॉक्सीमेशन हमें यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करें। आपको बता देता हूँ, प्रॉपर्टी होती है आपकी 0 to a, सपोज ये इंटीग्रल है आपका एफ एक्स डी एक्स, तो ऐसा हमें अलाउ है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 to a एज इट इज़ रहेगा, और ये जाएगा एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऐसा करने से यहाँ फ़ायदा क्या होगा, ये जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देखिए ये क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 to 1, और यहाँ हो जाएगा ये आपकी ए की जगह यहाँ पर है तो 1 माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 1 माइनस ये पूरी टर्म 1 माइनस एक्स, तो जाएगी 1 एंड प्लस एक्स रेज टू द पावर एन, और कुछ नहीं करना। तो अब ये देखो कितना सिंपल हो जाएगा, दिस इज 0 to 1 1 माइनस एक्स, ये 1 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और हो जाएगा एक्स की पावर एन डी एक्स। ओके, सो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 0 to 1, अब x की पावर n को मल्टीप्लाई करें तो x की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस वन एन डी एक्स। अब वन बाई वन हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हो जाएगा x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन माइनस एक्स की पावर n प्लस वन यानी n प्लस टू डिवाइड बाई n प्लस टू, और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी लिमिट भी अप्लाई करेंगे 0 to 1। ठीक है, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो x की जगह 1 हो जाएगी वैल्यू, तो हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस वन माइनस ये भी 1 हो जाएगा n प्लस टू। तो हमने अपर लिमिट लगाई, 0 लगाने से 0 हो ही जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जाएगा n प्लस टू माइनस n माइनस वन डिवाइड बाई n प्लस वन एंड n प्लस टू, तो n कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस वन n प्लस टू। दिस इज योर आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, find the area of the region bounded by the parabola y square is equal to 8x and the line x is equal to 2। ठीक है, तो एरिया है यहाँ पैराबोला और x इज इक्वल टू 2 के बीच में। ओके, तो चलिए यहाँ देखते हैं, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो हमारे पास जो पैराबोला दिया हुआ है, पैराबोला दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और हमें दी हुई है एक लाइन दैट इज x इज इक्वल टू 2। तो हमें निकालना है यहाँ पर एरिया। ओके, तो पहले इसको हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इजीली हमें समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है। तो हमें आपको पता होना चाहिए इसके लिए कि पैराबोला ये किस तरह से ड्रॉ होगा। तो ये पैराबोला जो होगा वो एक्स एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है, तो जो जिसकी पावर ना हो उसके अलोंग, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये है x इज इक्वल टू 2, मान लीजिए हमारा ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो यहाँ से एक लाइन पास होती हुई हमारी क्या हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की बात करें तो हमारा ये एरिया होता है। ठीक है, ये शेडेड एरिया है, शेडेड पोर्शन जो है इसका एरिया निकालना है। ये ओरिजिन है आपका, और ये x इज इक्वल टू 2 है, तो ये वैल्यू 2 हो गई।
अब अगर इसको निकालना है तो हम इस कर्व को इंटीग्रेट कर दें 0 से लेकर 2 तक। तो जब ये इंटीग्रेट होगा तो ये वाला एरिया आएगा ऊपर का, ठीक है। सिमिलर आपका एरिया नीचे भी होगा, तो उसी इंटीग्रेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सो रिक्वायर्ड एरिया हम निकाल सकते हैं इस तरह से। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, तो हम x के अलोंग जा रहे हैं तो यहाँ हमारी जो लिमिट जाएगी 0 to 2 जाएगी, और y इंटू डी एक्स ऐसे होगा। हमारे पास y की वैल्यू ये दी हुई है, ये हो जाएगी आपके पास रिक्वायर्ड एरिया, क्योंकि निकालना है तो हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज 2 एंड दिस इज 0 to 2, और y हो जाएगा √8x, तो ये हो जाएगा 2√2, है ना, और √x भी, तो इसको मैं 1/2 करता हूँ, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर है ना, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई और dx हो गया। तो इसको अब हम बाहर निकाल लें क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो जाएगा 4√2, ओके, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जाएगा x 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1, ठीक है। और इसकी फिर हम यहाँ क्या करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 3/2, 2 पर चले जाकर हो जाएगा 8/3√2, और ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 3/2 और -0 की पावर 3/2, ठीक है। तो 0 हो जाएगा ये वैल्यू, तो जाएगी 8/3√2, और ये जाएगी 2 की पावर, अब ये भी जो है आपकी होगी 3/2, ओके। तो ये हो जाएगी 1/2, और तो 2 की पावर 2 होने वाली है, तो देखिए हो जाएगा 8/3, तो ये 2 की पावर 1/2 + 3/2 दैट इज़ 4/2, तो ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 8 × 4 / 3 दैट इज़ 32/3। ये एरिया है, तो स्क्वायर यूनिट में लिख देंगे इसको। दैट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। So let's start the question number 25th, or this is the question here. Solve the following differential equation: dy by dx x cube cosec y given that y0 is equal to 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करनी है y की टर्म में, इसका आंसर आएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है ये। सो हेयर दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। तो जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो मैं लिख रहा हूँ, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू x क्यूब कॉसेक y, ओके, ये है। और यहाँ पर ये आपको दिया हुआ y0 इज इक्वल टू 0, ओके। हमें इसको अब सॉल्व करना है। चलिए, तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर y की टर्म्स को एक साथ ले आते हैं और x की टर्म्स को एक साथ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेक, मतलब हो जाएगा 1/sin, ठीक है। तो मैं 1/sin, साइन को सीधा मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो ये जाएगा आपके पास sin y dy, और ये होगा आपके पास x क्यूब dx। तो बहुत सिंपल सा है। अब इसको दोनों साथ क्या करें, इंटीग्रेट कर दें यहाँ पर, तो ये y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ये x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। साइन y का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -cos y, ओके। तो इसके बाद ये हो जाएगा आपके पास x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 + c। तो ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, लेकिन हम ऐसे एक ही साथ उसको क्लब कर एक ही कांस्टेंट बना देते हैं। अलग अलग लिखें एक लिखें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ c जो है कांस्टेंट जो है हमें मालूम हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू दी है, यानी y0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया वन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। तो सब्स्टिट्यूट कर दें तो जाएगा cos 0 इज इक्वल टू 0 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 + c। तो ये तो वैल्यू कितनी हो गई, ये तो 0 हो गई। ये वैल्यू कितनी होगी, -1। तो c की वैल्यू जो है वो हो गई आपकी -1। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी हो जाएगी -cos y इज इक्वल टू x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 -1। तो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose one side and a diagonal are represented by कोइनिशियल वेक्टर्स, यानी एक ही जगह से स्टार्ट होने वाले वेक्टर हैं। एक वेक्टर ये है रहा आपका, दूसरा वेक्टर ये रहा, ये आपका है साइड और दूसरा है डायगोनल, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर से हम वेक्टर के फॉर्म से जानते हैं एरिया ऑफ द वेक्टर, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सपोज ये आपका पैरेललोग्राम इस तरह से अगर समझें आप,
तो विजुलाइज करें तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है और इसकी मान लीजिए एक साइड ये है ए, है ना, वो आपको गिवन है आई प्लस आई माइनस जे प्लस के, और इसका जो कोई इनिशियल वेक्टर है जो डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो डायगोनल है दिस इज सपोज वेक्टर डी, ठीक है, ये वेक्टर हो गया और ए ये वेक्टर हो गया, ठीक। तो ये जो डायगोनल है ये आपको दिया हुआ है 4i प्लस 5k, ठीक है। तो और ये जो है इसको हम ले लेते हैं बी, तो ये इस तरह से होगा इसका एरो। तो यहाँ से हम अगर देखें वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इसको हम ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी होता है, ठीक है। तो यहाँ हमें निकालना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देखिए हमें अगर दो साइड मालूम हो पैरेललोग्राम की तो इसका एरिया पता चल जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, या इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर बी चाहिए, हमें डायगोनल की ज़रूरत नहीं है, हमें दोनों साइडों की ज़रूरत है, तो हम बी निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा बी वेक्टर जो है वो हो जाएगा डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो डी वेक्टर हमारे पास है ही विच इज़ 4i प्लस 5k एंड दिस इज माइनस i प्लस j एंड माइनस k। तो i में से अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3i, और j है नहीं तो j एज इट इज़ रहेगा, और ये जाएगा आपका 4k। ये आपका हो गया बी वेक्टर, ओके। तो इस वेक्टर की हेल्प से अब हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे a क्रॉस b, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है? दिस इज i, दिस इज j, दिस इज k। a के जो कंपोनेंट्स हैं 1 -1 एंड 1, और b के क्या है हमारे पास 3 1 एंड 4। इसको सॉल्व करेंगे हम, एक वेक्टर ही आएगा ये भी, तो जाएगा i, दिस इज बिकम -4 एंड -1, दिस बिकम -5, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ये जाएगा -j, तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, तो 4 -3 दैट इज 4 -3, ओके, प्लस k, तो ये जाएगा 1 एंड प्लस 3। तो ये फाइनली हमारे पास आएगा वेक्टर -5i, ठीक है, -j एंड दिस इज प्लस 4k। ये हो गया। अब इसका अगर हम निकालें क्या मॉडुलस, तो ये हो जाएगा आपके पास -5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एंड डोंट फॉरगेट टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ इट। सो दिस बिकम 25 प्लस 1 प्लस 16, okay, so this become 6 6 12, and this is 1, okay, this is 6 6 1 2 3 and 4, this is your 42, so this is square unit। तो ये इसका एरिया हो जाएगा। now see the next question, that is question number 27। in this question it is asked to find the vector equation of the plane that passes through the point 1 0 0 and contains the line r vector is equal to lambda j, ओके। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इजी है। हमें जो वैल्यूज़ गिवन है इसके अंदर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि हमें इसमें पहले तो चाहिए नॉर्मल क्या होगा इक्वेशन का, ठीक है, व्हाट इज़ दी नॉर्मल टू दी प्लेन, ठीक। तो हम उसको लेट कर लेते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लें। तो हम पहले क्या करेंगे, वी विल लेट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 27, लेट नॉर्मल टू द प्लेन, अगर उसको ले लें हम वेक्टर n, ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो 1 0 0 से पास करती हुई जा रही है, तो हम उसको लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, पासिंग थ्रू 1 0 0, ये पॉइंट दिए थे आपको। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आई वेक्टर, ठीक है ना, आई ये 0 है आपके। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, इक्वेशन प्लेन हो जाएगी आर
माइनस ए होता है, यानी ये वाली वैल्यू यानी माइनस आई, ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया, और उसके बाद डॉट आपके पास नॉर्मल एंड दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है ना। एक चीज़ है ये कि कंटेन क्या कर रही है हमारे पास, ये कंटेन कर रही है वेक्टर r इज इक्वल टू लैम्डा जे। अगर इसको वैल्यू डालें तो हमें यहाँ से क्लियरली मिल जाता है कि यूनिट वेक्टर i डॉट n के साथ इसकी वैल्यू 0 होगी और j डॉट n के साथ इसकी वैल्यू 0 होगी। इट इम्प्लाइज दैट कि जो अगर ये i के साथ भी 0 है, j के साथ भी 0 है, इसका मतलब i और j, ये जो n वेक्टर है इज नथिंग बट k वेक्टर, क्योंकि i के साथ भी परपेंडिकुलर, j के साथ भी परपेंडिकुलर, तो ये जो वेक्टर हो गया आपका, ये क्या हुआ, ये आपका k वेक्टर हो गया। बस अगर k वेक्टर है हमारे पास तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे r माइनस आई। अब n की जगह क्या लिख देंगे हम, k वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ तो इसकी वैल्यू 0 ही होती है, तो इसके साथ हो जाएगा r डॉट k, है ना, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन 28, और इसमें भी इंटरनल चॉइस दी हुई है। दोनों को क्वेश्चन को करते हैं, दोनों ही प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन में एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर बॉक्स कंटेन्स 2 मिल्क चॉकलेट एंड 4 डार्क चॉकलेट। ठीक है, टोटल 6 चॉकलेट होगी, तो इसको लिख लेते हैं। देखिए, तो हमारे पास है 2 मिल्क चॉकलेट है ना, प्लस 4 डार्क चॉकलेट, ये कंडीशन होगी। अब पूछा क्या है इसमें, नाउ 2 चॉकलेट्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 चॉकलेट निकालनी है हमें रैंडमली, जो भी हाथ डालो जो मर्जी निकल जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट्स। अब मिल्क चॉकलेट कितनी आएंगी उसका आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, एंड व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। ओके, तो देखिए हमारे पास मिल्क चॉकलेट के लिए है। अब हमारे पास मिल्क चॉकलेट तो कितनी है, 2, तो हम एक रैंडम वेरिएबल कंसिडर कर लेंगे, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल वाले क्वेश्चन आपने किए होंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। रैंडम वेरिएबल ऑफ मिल्क चॉकलेट, ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मिल्क चॉकलेट। अब आप 2 निकाल रहे हैं, और हो सकता है कि ये x का मतलब कि एक भी ना आए, है ना। तो अगर व्हेन x, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो x की वैल्यू हमारे पास हो सकती है 0, यानी एक भी मिल्क चॉकलेट ना है। 2 निकाल रहे ना, हो सकता है दोनों के दोनों डार्क हो जाए, या एक मिल्क चॉकलेट आ जाए, एक डार्क चॉकलेट आ जाए, ये कंडीशन हो सकती है, या दोनों की दोनों मिल्क आ जाए। तो रैंडम वेरिएबल की पॉसिबिलिटीज़ है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी होंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी एक भी चॉकलेट ना आए, तो यानी दोनों की दोनों हमने डार्क में से निकाल ली। तो तरीका क्या होगा, हमने 4 में से 2 निकाल ली, लेकिन हमारे पास दी थी 6, यानी हमने टोटल 6 में से 2 निकाली हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास मिल्क की एक भी नहीं आई, दोनों डार्क से आई, इसलिए 4C2 हमारे पास 4 है, यानी इसमें से निकल कर आई है, फेवरेबल हो गया, और ये टोटल हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये जाएगा आपके पास 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 इंटू 5, तो दिस इज बिकम 12 इंटू 30, ये इसके लिए आ जाएगा। ओके ओके, नाउ द सेकंड केस, दैट इज व्हेन x कैन टेक वैल्यू 1, यानी एक मिल्क चॉकलेट और एक डार्क चॉकलेट। तो एक मिल्क चॉकलेट कहाँ से आई, 2 में से आई, 2C1 यहाँ से चूज कर ली, और दूसरी कहाँ से आई, दूसरी जो है 4 में से एक निकाल ली हमने, लेकिन टोटल तो हमारी कितनी थी, 6 थी ना, 6 में से हमने 2 निकाली, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 4, एंड दिस बिकम 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 30, इसका आंसर। ठीक है, अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर 2 रैंडम वेरिएबल 2, यानी दोनों की दोनों मिल्क चॉकलेट, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2C2 डिवाइड बाई 6C2, तो ये जाएगा 2, एंड दिस बिकम 6 इंटू 5, ओके, एंड सॉरी ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 1, और ये हो जाएगी आपकी 4
4 कट जाएगा और ये जाएगा 2 इंटू 1, ओके, दैट इज 2/30। अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन पूछा था मोस्ट लाइकली, तो इन तीनों में से देख सकते हैं आप कौन सी किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो कंपेयर करना बड़ा इजी है क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 30 है, तो जो वैल्यू मैक्सिमम होगी ऊपर, तो यहाँ 12 है, यहाँ 16 है, यहाँ तो यहाँ पर ये आपका मोस्ट लाइकली होगा, मोस्ट लाइकली। ओके, इस तरह से हो गया। इसका और वाला पार्ट जो रह गया वो भी हम कर लेते हैं अभी। सो वी नाउ गोइंग टू फिनिश दिस, लेट्स सी द लास्ट वन। गिवन दैट E and F आर इवेंट सच दैट PE एंड PF एंड P इंटरसेक्शन F गिवन, हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं और फिर हम बताते हैं किस तरह से होगा। तो हमें जो गिवन है यहाँ पर, दिस इज द पार्ट ऑफ 28, तो हमें गिवन है PE इज इक्वल टू 0.8, PF is equal to 0.7 and PE intersection F is equal to 0.6। हमें देखिए क्या निकालना है, हमें निकालना है PE बार डिवाइड बाई F बार, नॉट के लिए यूज़ होता है। तो इसको देखिए, मतलब एक फार्मूला है, बहुत पॉपुलर फार्मूला ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PE इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई PF बार, इस तरह से लिखा जा सकता है। और इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं PE यूनियन F डिवाइड बाई PF, इसको एज इट इज़। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस PE यूनियन F डिवाइड बाई 1 माइनस P, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास PF की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें नहीं दी हुई, इसको हम निकाल सकते हैं। इसको किस तरह से निकाला जा सकता है, E यूनियन F को हम निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F, बस वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो ये हमारे पास 0.8, दिस इज 0.7 माइनस 0.6, तो ये जाएगा आपका कितना 15, दिस इज जाएगा 0.9। ओके, तो हमारे पास जो वैल्यू है PE बार F बार दैट इज इक्वल टू दिस, यानी 1 माइनस, हमने निकाल लिया, दिस इज 0.9 एंड दिस इज 1 माइनस दिस इज 0.7, तो जाएगा 0.1 एंड दिस इज 0.3, दैट इज 1/3। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। हमारी और वीडियो को आप देखते रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो सेक्शन 4, और देन सब्सिक्वेंटली वी विल फिनिश विद द सेक्शन 5 ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। Thank you for watching.